नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्मा के एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हमने देखिए 3F प्रश्नावली को पूर्ण कर दिया है, यानी समाप्त कर दिया है, और आज हम शुरू करने वाले हैं 3G प्रश्नावली। सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, डॉक्टर मनोहर रे। ठीक है, डॉक्टर मनोहर रे पुस्तक हम लोग का 3G तक F तक हमने कंप्लीट किया। अब जी से आज हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या दे रखा है इसने। इसमें दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले लघु उत्तरीय करेंगे। इसमें पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। इसको सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा व्यक्त करना है? आपको समीकरण के द्वारा सिर्फ व्यक्त करना है, यानी समीकरण का मतलब इक्वेशन के रूप में, यानी कि हमको प्रेजेंट करना है। तो इसमें बोला क्या है, सवाल क्या कहना चाह रहा है? देखिए, एक पिता की आयु है ना, उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो क्या कर लिए, बोला है कि मान लीजिए, माना, अगर हमने माना पुत्र की आयु, पहले अगर माने पुत्र की आयु, जैसे जैसे ये सवाल ये सवाल कह रहा है उसी तरह से आप अपने सवाल मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, तो मानव पुत्र की आयु यदि हम यक्स मानेंगे तो इसके इसके पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 4 गुनी बोल रखा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पिता की आयु की लिखना चाहें, पिता की आयु लिखना चाहें तो हम कितना लिख सकते हैं? 4x लिखेंगे, है ना। तो इसके बाद बोला है कि ये 7 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी ना भाई। तो क्या करें कि यहाँ देखिए बोला है 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष के बाद भाई जब 7 वर्ष बीतेगा तो इसके आयु में भी वृद्धि होगी और इसके आयु में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो 7 वर्ष के बाद यदि हम करें, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या परिवर्तन आएगा भाई? x+7 हो जाएगा। अरे भाई ये अभी है, अब बोला है 7 वर्ष के बाद, तो एक मान लिया अगर अभी है तो 7 वर्ष के बाद कितना, 7 जुड़ेगा 8 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह यदि वर्तमान में अभी ये है, ये चीज जो हमने माना है ये वर्तमान है, ठीक है ना, वर्तमान मान के चलिएगा इसको। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी हो गई? x+, अब पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? बोलिए भाई, 4x और +7, इसकी आयु भी 7 बढ़ेगी। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है, प्रश्नानुसार आप लोग इसके क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ATO है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ है, वो नहीं क्यू। ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से देखा पिता की आयु कितनी, पुत्र की आयु कितनी हो जाती है? x+7। पिता की आयु, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन में सर ये बोल दिया है इसने कितना, 7 वर्ष के बाद। तो 7 वर्ष के बाद, तो देखिए 7 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? x+7, और यहाँ 4x+7 हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो पिता की आयु है 7 वर्ष के बाद, पिता की आयु कितनी है? इतनी है। पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाती है, यानी कि x+7 ये गुनी हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यही आप आंसर कर सकते हैं। मन कहे इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से 4x+7 और यहाँ से 25 बटे क्या कर लीजिए? 10, x+7, 5 बचे 25, 5 गुनी 10, तो 4x+7 यहाँ से आ जाएगा, और 5/2 x+7। ये तो चीज आपके आंसर आ गया। इसी के साथ ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट होता है। आइए हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। बोला है ये कि किसी भिन्न के अंश तथा प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान क्या हो जाता है? 5/6 हो जाता है। ये कैसा सवाल है? तो कैसा सवाल है? भिन्न तो आप जानते हैं ना, भिन्न का मतलब होता है यानी परिमेय संख्या x बाई y, या आप मान सकते हैं p/q, कुछ भी मानिए, हम इसको x y मानकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर भिन्न बोला है, मान लीजिए, माना भिन्न का जो अंश है, भिन्न का अंश
देखिए अंश को क्या बोलते हैं, नोमिनेटर, है ना। भिन्न का अंश जो है वो क्या है, x है, और भिन्न का हर जो है वो क्या मान लेते हैं, y। तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी भाई, बताइए आप लोग, x अपॉन वाई बन जाएगी, यही बन जाएगी ना। अब देखिए, अब ये ए टी क्यू यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न, यहाँ देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो यहां से बोला है यदि हम अंश में भी एक जोड़ दें, y में भी कितना जोड़ दें, एक यहां देखना, प्रत्येक यहाँ अंश था हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5 बटे कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, 5 बटे 6 हो जाता है। तो सर अब क्या करें, ये त्रियक मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहां से हो जाएगा 6x और प्लस 6 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 हो जाएगा। अगर हम इसको खींच कर यहाँ लाते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ यदि हम सॉल्व करें तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। अरे भाई आए कहाँ, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू सॉरी प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा, यही आएगा ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अब तथा इसमें और भी कुछ बोला है भाई, तथा क्या बोला है, देखिए और भी क्या बोला है, अगर परंतु यहाँ पर परंतु यदि अंश और हर में प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। इस बार घटाने की बात कर रहा है, तो x में एक जो घटा दे, y में एक घटा दे, तो इसका मान कितना आ जाता है, 4/5 आ जाता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाता है 5x माइनस 5 इक्वल टू 4y माइनस 4। ठीक है, तो यहां से यहां आ जाइए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी एक इक्वेशन बन गई और ये एक इक्वेशन बन गई। अब बात समझ में, इसी को आपको इक्वेशन में व्यक्त करना है, ठीक है। तो आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम लोग का तीसरा सवाल, ठीक है। ये देखिए तीसरा सवाल, इसने क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग यदि 64, कितना बोला है भाई, दो संख्याओं का योग यदि 64 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। देखिए मैं इसके दो मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके मैं आपके दो मेथड है, इस सब क्वेश्चन के दो मेथड। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है भाई, 64 दे रखी है। मान लीजिए, माना एक संख्या, देखिए यहां मैं एक रेखा खींच देता हूं, ठीक है। यहां पर माना एक संख्या x मान लीजिए और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए, दूसरी संख्या, देखिए हर बच्चे के दिमाग में पहले यही मेथड आता है, ठीक है। लेकिन हम इसी मेथड से भी सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 64 हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम एक का मान तो x माने हैं, दूसरे का मान y माने हैं, तो यहाँ से यदि हम x बराबर x माने हैं, तो यहाँ से y की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई, बताना। y की वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस x आ जाएगी। आएगा समझ में। तो ये बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। यानी कि जो एक संख्या है x जो है वो 3 गुनी है 64 माइनस किसकी, x की। आई बात समझ में। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 192 माइनस 3x आ जाएगा, आएगा ना। इधर जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 192, 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 बट्ठे 32। तो x की वैल्यू एक क्या मिल गई हमारे पास, x की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, एक 48 मिल गई। और एक x की अगर हम दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या 64 माइनस x माने थे, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 64 में से आप 48 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा, है ना। 8 है, एक बच जाएगा 16, यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ से दूसरी संख्या कितनी मिल गई, 16। यानी आपका जो आंसर होगा वो 48, 16 हो जाएगा। ये तो था एक मेथड।
है ना। इसको मैं कहूंगा आपको करना ही नहीं है, जो मैं ये वाली मेथड बता रहा हूँ इसको आप बड़े आसानी से करेंगे। देखना, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी दे रखी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी दे रखी है, सॉरी 3 गुनी दे रखी है। तो देखिए, अगर आप चाहें तो इसको देखिए, एक संख्या x है, मान लीजिए माना संख्या कितनी है, x है ना। तो यदि माना संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या को मानेंगे तो इसमें बोला है, देखना कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो एटी जो क्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का जो योग है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। अरे भाई, दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 4x इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कितना आ जा रहा है, ये देखिए 64 आ रहा है। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा 2, 4 4 2, 4 सत्ते 4 6 24, सॉरी मैं कहीं ध्यान दूसरी जगह। तो यक्स इक्वल टू कितना हो गया, 16 आ गया, ये हुआ ना। तो यक्स का मान जब 16 आ गया तो वाई एक संख्या, तो पहली संख्या तो मिल गई हमें। दूसरी संख्या कितनी मानी थी भाई हमने, दूसरी संख्या माना था 3x, तो यहाँ से 3 इंटू 16, 16 3 48 आ गया। देखिए, यदि आपको ये मेथड भी अच्छा नहीं लगता है तो मैं एक और मेथड बताता हूँ। ये तीसरा मेथड देखिए, मान ये थर्ड मेथड देखिए, ठीक है। थर्ड मेथड क्या देगा, ये बोला है दो संख्याओं का जो योग है वो कितना दे रखा है, 64 के बराबर दे रखा है। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई इक्वल टू 64 दे रखा है ना। तो एक संख्या, मान लो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। मान लिया पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या कितनी है, 3 होगी ना। अरे भाई, 1 का तिगुना करेंगे 3 ही आएगा ना, 3 गुना। तो इन दोनों का जो योग है, यानी कि 4 यूनिट यदि हम करें तो कितना दे रखा है, 64। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 6 24 हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो यानी एक जो था, एक पहली जो संख्या थी वो कितनी आ गई, 1 यूनिट है। इसका मतलब पहली संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। और दूसरी संख्या की बात करेंगे तो दूसरी संख्या थी 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 गुणे 3 यानी 64, सॉरी 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है। 64 नहीं 48 हो जाएगा। तो दूसरी जो संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। ये था आपके शॉर्ट मेथड, बहुत शॉर्ट मेथड है ना। तो अगर आप चाहें तो किसी मेथड से भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ इसको समझाने के लिए ऐसा कर दिया, हमने यहाँ दूसरी लगा देते हैं इसको। 1 अनुपात कितना है, 3 है। अगर हम कहें 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 दे रहा है, 64 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जाएगी, 16 3 48 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, 16 48। देख लीजिएगा, मैंने आपको एक सवाल को 3 तरीके से बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। यदि हम ये देखिए, चौथा सवाल देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और हर में 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तो अगर हम कहें भिन्न जो है हमारा, भिन्न का अंश जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, भिन्न का अंश x हो जाएगा। भिन्न का हर जो होगा वो y हो जाएगा। अगर हम भिन्न की बात करेंगे हमारा x बाई y हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रश्नानुसार ATQ की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करें, तो बोला है अंश में 1 जोड़ दिया जाए। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, इसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हम इसको 1 मान लेंगे। तथा ये बोला है यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तथा करेंगे
यदि इसमें हर में एक जोड़े, अंश में तो कोई बात ही नहीं बोला है, हर में यदि एक जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 ये होगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण एक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 दे रहा है, और यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया है, इक्वेशन नंबर 2 दिया है। दोनों को क्या कर दीजिए सर, घटा दें सर, घटा दे। क्यों घटा रहे हैं बाबू, यहाँ देखिए माइनस माइनस है ना, यहाँ दोनों जगह माइनस है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो प्लस कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। देखिए ध्यान से लगाइएगा, ठीक है, गलतियां तो होती होंगी अगर आप ध्यान से थोड़ा भटके तो। यहाँ से देखिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, माइनस नहीं है। x की वैल्यू कितनी आई है, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 पक्षांतर कीजिए, y इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 5। देखिए हमने भिन्न क्या मानी थी भाई, जो हमारी भिन्न है वो क्या है, x अपॉन वाई, तो हो जाएगा 3/5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। 5वां सवाल आपकी मर्जी, होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग जरूर लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये भी सवाल आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो मैं जरूर बताऊंगा इस सवाल को, ठीक है। और देखिए ये भी उसी तरह ही है, छठवां सवाल भी देखेंगे कि आप, छठवां सवाल मैं एक बता ही देता हूँ इसको भी, इसको चलिए बता ही देते हैं, ठीक है। ये बोला है यदि भिन्न का अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तो मान लीजिए, माना भिन्न का अंश, अंश कितना है x है, और भिन्न का हर क्या है, हर क्या है y है, ठीक है। भिन्न का हर क्या है y है, तो भिन्न क्या बन जाएगी हमारी, भिन्न बन जाएगी x अपॉन वाई। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बोला है भिन्न, इसमें दो दो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अंश और हर में दोनों में जोड़ना है ना, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। देखिए ठीक है, तो यहाँ से आप त्रियक मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, ठीक है, त्रियक गुणा करेंगे 11x प्लस का 11 दूनी 22 इक्वल टू 9y और प्लस का 18, ठीक है। पक्षांतर करेंगे 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, 18 4 22 यानी माइनस का 4, 11x माइनस 9y, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अगर इसकी बात करें और तथा और एक और इक्वेशन है ना बनने लायक, बोला यदि अंश और हर 3 में जोड़ दिया जाए x प्लस 3 और y प्लस 3, अंश और हर में 3, तो इसका मान 5 कितना हो जाएगा 6, तो 6x प्लस 6 त्रिक 18 इक्वल टू 5y प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 18 प्लस 15, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो अब देखिए इतना चीज तो आ गया हमारे पास। अगर हम इक्वेशन 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 में कितने का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई कर दें। देखना यहाँ अगर हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 इंटू क्या कर दें 6, तथा इक्वेशन यानी समीकरण 2 इंटू 11 है ना, 11 से गुणा कर रहे हैं, ये 11 है भाई, 11 है ना, 11 से दो दो मत समझ लेना, ये 2 है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर 6 के तो यहाँ से 66x माइनस 9 का गुणा 6 में कितना हो जाएगा 54y, 9 6 54 इज इक्वल टू 6 चौक 24 हो जाएगा, है ना। 6 से गुणा कर रहे हैं ना, हाँ 6 चौक 24, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये यहाँ से कितना बन जाएगा भाई, देखिए यहाँ से
11 से 66 एक्स माइनस का 55 y इज इक्वल टू माइनस का 33 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा, y ही सिर्फ बचेगा। 1y लिखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि प्लस में बचेगा 55 बड़ा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। 33 24 9, हाँ 33 होता है, y इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये चीज तो मैंने हम लोगों ने पिछली प्रश्नावली में सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो आ जाइए y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, एक में रख देते हैं, एक में। ठीक है, y का मान समीकरण एक में रख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अगर 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4 है, समीकरण इक्वेशन नंबर 1 है ना। 11x माइनस का 9 इंटू 9 इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4। तो 11x माइनस 9 9 81 इक्वल टू माइनस का 4। 11x इज इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस का कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, है ना। ये 75 होगा तो 4 घट जाएगा, 11 सत्ते 77, x इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। अगर हम भिन्न की बात करें, हमारा भिन्न जो था हमारा x अपॉन वाई था, x की वैल्यू 7 आई, y की वैल्यू 9 आई, तो यहाँ लिख कर आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। इसे देखिए अंतर दे रखा है इसना, 3 गुनी है ना भाई। तो हम लोग का दूसरा मेथड लगा दीजिए। मान लीजिए माना पहली जो संख्या है, पहली संख्या कितनी है, x है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना पहली जो संख्या है। तो दूसरी संख्या जो होगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3x। अरे भाई इनका डिफरेंस ही तो पूछा है, 80q अगर हम कहें तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26 पूछा है, 2x इक्वल टू 26। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, बता दीजिए जल्दी से, 13 आ जाएगा। अगर हमें x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, तो 13 तिया दूसरी जो वैल्यू है 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुणे 13, 13 तिया 39 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 13 और 39 हो जाएगा। अगर देखना इसको घटाइए तो 26 आएगा समझ में। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अरे भाई ये क्या, देखिए यहाँ से इसके लिए तो जगह ही नहीं छोड़ा गया। चलिए कोई नहीं, हम लोग ऊपर ही लगा लेते हैं यहाँ से, है ना, और नीचे भी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 8वां सवाल क्या दे रखा है हमारे पास। यदि किसी बच्चे ने अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, ठीक है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो पैदल चाल और साइकिल की चाल बताइए कितनी होगी। अब देखना जो दे रखा है, मैं इसको भी आपको 2 मेथड से भी यूज करना बताऊंगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। आप देखिएगा इसे, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल जाने में 6 घंटे, अगर वह पैदल यदि चलता है, कैसे चलता है भाई, अगर पैदल चलता है तो उसको कितने घंटे लग जाते हैं, 6 घंटे लग जाते हैं। मान लीजिए उसके घर से पिकनिक तक का रास्ता जो है वो 1 किलोमीटर है। माना बच्चे के घर से पिकनिक, पी लिख देते हैं ना, पिकनिक तक की दूरी कितनी दे रखी है, x मान लीजिए, माना x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर मान लिया। अब देखना, अब वह पैदल कितने घंटे लगते हैं, उसको इतने घंटे लगते हैं, दूरी है ना। तो चाल जो होगी, इसकी जो चाल होगी, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय होता है।
तो चाल कितनी है, दूरी कितनी है, x है, समय कितना मिल रहा है, इसको 6 घंटे लग रहे हैं, 6 है। तो चाल जो हो गई घर से, देखना पैदल चल रहा है, जब पैदल चल रहा है ना, पैदल चल रहा है जब, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। x बाई कितनी हो गई, 4। आप समझिए सिर्फ, है ना भाई। अगर हम चाल देखें, देखिए क्यों हमारे दिमाग में ये चाल आया, क्योंकि इन दोनों का जो एक साइकिल चल रहा है ना, एक साइकिल से चल रहा है और पैदल चल रहा है, ये देखिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा आया है ना भाई, इतना अधिक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए चाल का ही तो डिफरेंस निकालेंगे, इतना अधिक है। तो इसीलिए हमारे दिमाग में क्या आया कि हम चाल निकालें, चाल तो दिया ही नहीं है, चाल निकालें। तो पैदल जब चलेगा तो वो इतनी चाल से चलेगा, किलोमीटर प्रति आवर से चलेगा, ठीक है। अब जब साइकिल से चलेगा, साइकिल से चाल, साइकिल से दूरी तो वही चलेगा, लेकिन उसको पहुंचने में 2 घंटा लगेगा, साइकिल से किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना इसने ये बोला है, ये बहुत अच्छी और प्यारी लाइन दे रखी है, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो इन दोनों में भाई बड़ा कौन होगा, यही होगा। तो तथा ATQ करें तो x बटे 2 माइनस एक्स बाई 6 इज इक्वल टू कितना अधिक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इस यहाँ 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, x बराबर 21 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 21 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से पैदल की चाल, पैदल की जो चाल है वो कितनी आ जाएगी, x बाई 6 है, 21 बटा 6, तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, तो यहाँ से 3.5 आ जाएगा, यानी किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। और साइकिल की चाल कितनी है हमारे पास, x बाई कितनी है, 2 है, तो हमारे पास 21 पॉइंट, तो 21 बटे कितना 2, यानी 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगर ये इस सवाल को, देखिए किसी बच्चे ने, हाँ तो ये तो सवाल हो गया ना, ये तो सवाल हो गया, लेकिन इसका अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो देखिए चाल बराबर यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए अगर हम कहें आपसे कि डी को कांस्टेंट कर दीजिए, यानी नियत कर दीजिए, ये ना बदले, अगर डी ना बदले तो एस जो होगा यानी स्पीड जो होगी वो टाइम के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट, यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगी। अगर समझे, समानुपाती, व्युत्क्रम समानुपाती हो जाएगा, इनवर्स समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि घर से अगर बच्चा जब पैदल चल रहा है तब भी उतनी ही दूरी तय कर रहा है, और किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है वो समान है, समान है ना, डिस्टेंस कैसी है, समान है। अगर डिस्टेंस समान है तो यस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 1/t, यानी यस समानुपाती। अगर हम स्पीड यहाँ देखें, यहाँ जो दे रखा है वो समय का अनुपात दे रखा है। अगर हम कहें T1 अनुपात T2, अगर ये पैदल, P फॉर पैदल कहें, यस फॉर साइकिल से कर लें, ठीक है। एस फॉर साइकिल, ये देखो पैदल जो चल रहा है उसका जो स्पीड है वो 6 है, और जो इससे चल रहा है, किससे, साइकिल से चल रहा है, उसकी स्पीड समय कितना है, 2 है। तो डी समान है, डी दोनों के लिए कैसी है, समान है। तो जो समय का अनुपात होगा उसका व्युत्क्रम जो होगा वो स्पीड का अनुपात होगा, है ना, एस पी अनुपात एस। अगर हम क्या निकाल दें, स्पीड किसका, एस साइकिल का निकालें तो कितना हो जाएगा, 2:6 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 6। और ये इन दोनों का जो अंतर दे रखा है 2, और यही जो अंतर है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है।
7 किलो में 2 यूनिट का जो अंतर आया है वो किसके बराबर है, 7 का बराबर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। आई बात समझ में। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 3.5 आ गई है ना, तो ये कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू, यानी किसकी स्पीड आ गई, किसकी स्पीड आ गई, एक की स्पीड आ गई। और तीसरी स्पीड 3 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो 10.5 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में, इसको एक बार फिर से देखिए, समझा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको। ये आपको बिल्कुल भी समझ में आना चाहिए, 100% यही मेथड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं देखता हूँ एक बार फिर इसको मिटा कर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, अगर हम कहें कि टाइम का जो रेशो है, ये डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर इक्वल है यानी नियत है, समान है दोनों में, तो s जो होगा, s समानुपाती जो हो जाएगा, s समानुपाती 1 बाई किसके हो जाएगा, t के हो जाएगा। यानी s1 अपॉन s2 बराबर t2 अपॉन t1। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। तो यहां से देखिए, अगर हम कहें कि दोनों का अगर ये क्या है, T1 अनुपात T2, अगर हम 1 को क्या मान लेते हैं, पैदल मान लेते हैं, और 2 को क्या मान लेते हैं, साइकिल से मान लेते हैं, ठीक है। तो जो इनका रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6:2 दे रखा है, यानी कि 3:1। यहाँ लिख सकते हैं 3:1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड का रेशो S1 अनुपात S2, तो कितना हो जाएगा, 1:3। इन दोनों का ही अंतर कितना दे रखा है, 7 किलोमीटर प्रति आवर्ष दिया ना भाई। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है, 2 है। 2 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7/2, तो हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। 1 यूनिट किसका स्पीड था, 1 यूनिट किसका स्पीड था, पैदल चलने वाले का स्पीड था भाई। कितना हो गया, अगर हम कहें 1 यूनिट पैदल, तो दूसरे का स्पीड यानी साइकिल से स्पीड यानी 35, 3 यानी 3.5 गुणे कितना कर दोगे, 3.5 है, गुणे 3 कर दोगे, है ना। 3 त्रिकोणे 10.5 आ जाएगा, ठीक है। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों प्यारे। अगर समझ में आ रहा हो, देखिए मैं दो तरीके से, कहीं कहीं अगर सवाल होता है तो 2 तरीके से वो सॉल्व हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। जैसे ये सवाल है, 30 किलोमीटर चलने पर अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं, ठीक है। अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। अजीत अपनी चाल यदि दुगनी कर देता है तो उसे 1 घंटे का कम समय लगता है, तो वो उसकी चाल क्या हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो दूरी पहले कितनी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। अगर हम कहें अजीत की चाल कितनी है, x है, और अजीत की चाल x है, और अमित की चाल कितनी है, y है, ठीक है। इतने घंटे अधिक समय लेता है, कौन अधिक समय ले रहा है, कौन अधिक समय, अजीत को अमित से, है ना, अजीत को अमित से कितने, 2 घंटे अधिक समय लगते हैं, ठीक है। तो चाल तो आ गई, दूरी आ गया, समय निकाल दीजिए, है ना। तो अगर हम कहें अजीत द्वारा लगा समय कितना है, अजीत द्वारा 30 बटे कितना लग रहा है, x लग रहा है अजीत द्वारा। और अमित द्वारा लगा समय, अमित द्वारा लगा समय, ठीक है। तो 30 बटे क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। अगर बोला है कि क्या, देखिए बोला है अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं, आई बात समझे ना। तो अजीत को अमित से 3/x माइनस कर देंगे, अजीत को अमित से अगर माइनस इसमें कर दें 30/y, तभी ना 2 आएगा। बोलिए कैसे किए, तथा ATQ से भाई किए हैं। देखिए
कौन अजीत और अमित दो हैं, दोनों को कौन 2 घंटे अधिक समय लगता है? अजीत को अमित से अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है, यानी कि अजीत ज्यादा समय ले रहा है। यही ना, ज्यादा समय कौन ले रहा है? अजीत ले रहा है। तो ज्यादा समय में से कम समय वाले को घटाएंगे, तो ज्यादा समय कौन ले रहा है? यही ले रहा है। देखिए घटा दी, इक्वेशन यहाँ से हो जाएगा 3 से, या फिर आप इसको ऐसे कर दीजिए y माइनस एक्स इजक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। ठीक है, सीधा सीधा। इसी तरह आप इसका सवाल नंबर, ठीक है, तो यहां से देखिए अजीत अपनी चाल दुगनी कर देता है। अजीत कौन है? अजीत ये अपनी चाल जब दुगनी कर देता है तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है ATQ, तथा तो 30 बटे वाई माइनस का 30 बटे कितना कम समय लेगा भाई? अब जब चाल दुगनी हो जाएगा तो कम समय लेगा, बड़ा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, 1 घंटा कम लेगा क्या? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? देखिए मैंने दोनों इक्वेशन को बना दिया है। अब आप दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जय हिंद।